आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं INI CET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। INI CET एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स अपने MBBS डिग्री को खत्म करने के बाद PG कोर्सेज परस्यू करने के लिए देते हैं। जैसा कि आपने नीट PG एग्जाम के बारे में सुना ही होगा, ये बिल्कुल उसी तरह है, बस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि INI CET स्कोर सिर्फ 11 कॉलेजेस के थ्रू एक्सेप्टेड होते हैं, इंक्लूडिंग 8 एम्स इंस्टीट्यूट्स, PGI चंडीगढ़, जिपमर पुडुचेरी वगैरह वगैरह। तो ठीक है, इस सब में हमारे काम की बात यह है कि इस साल के INI CET मई 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और JNK स्टेट टॉपर डॉक्टर हुमैरा हैं जिन्होंने इस साल AIR 46 अचीव की है और थैंकफुली वो हमारे कॉलेज GMC श्रीनगर से हैं। तो उन्हीं से आज बात करेंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन, स्टडी शेड्यूल्स, एडवाइस और फ्यूचर प्लान्स। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, अभी हमारे साथ है डॉक्टर हुमैरा। तो हाय, होपफुली आप ठीक होंगे। मैंने ऑडियंस को एक जनरल इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपके बारे में, बट बेटर रहेगा कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दें ताकि ऑडियंस को एक प्रॉपर आइडिया लग जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा है। मैंने अपना एमबीबीएस और अपनी इंटर्नशिप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से कंप्लीट की है। मैंने INI-CET में 2024 में 46 रैंक मेरी थी। डॉक्टर हुमैरा, आप हमें बताइए कि कुछ ही दिन पहले आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, तो सबसे पहले तो आपका रिएक्शन क्या था रिजल्ट पे और आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह का क्या रिएक्शन था इस रिजल्ट पे? ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और अपनी रैंक देखी, तो ऑब्वियसली ये बहुत ऑसम वाली फीलिंग थी मेरे घरवालों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो जब आपका रिजल्ट आया, आपको क्या लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट कहाँ स्टैंड करता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसा आपका रिजल्ट आएगा? मुझे पता थी मेरा रिज़ल्ट बेटर होगा क्योंकि जितने भी जीटीज़ दिए थे या जैसी मेरी प्रिपरेशन थी, आई वाज़ नोइंग कि इट वुड बी गुड, बट मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब रैंक मेरी पता थी विदिन 200 होगी, बट 2 डिजिट रैंक वाज़ अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। तो क्योंकि हम अब आपको इस एक एग्ज़ाम के रिलेटेड एक एक्सपर्ट कंसिडर कर सकते हैं, तो ऑडियंस को आप इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी डिटेल्स दे दें कि क्या एग्ज़ाम है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल। जो आईएनएस सेट होता है ये पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट के टॉप मोस्ट मतलब सेंट्रल कॉलेज के लिए, जो कि हमारी कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे एम्स दिल्ली उसमें आता है और बाकी पेरिफेरी वाले एम्स आते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ आता है, जिपमर एंड अदर बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री आते हैं। अब जब आपने अपने एग्ज़ाम में आउट परफ़ॉर्म कर लिया है, तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपकी कॉलेज प्रेफ़रेंस क्या रहेगी? जैसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस, सेकंड प्रेफ़रेंस, थर्ड प्रेफ़रेंस और किस फ़ील्ड में स्पेशलाइज़ेशन करने का आपने सोचा है, क्या करेंगे? तो मैंने सोचा है कि मैं ओबीजी में अपना फ्यूचर मतलब पीजी करूँगी। तो मेरी प्रेफ़रेंसेस रहेंगी एम्स दिल्ली, उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ और फिर बाकी पेरिफेरल एम्स। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी स्पेशलाइज़ेशन और कॉलेज प्रेफ़रेंस बोली, तो कितने पहले टाइम से ये आपकी प्रेफ़रेंस रही है? पहले से ही रही है या विद टाइम में चेंज होती गई है या फिर एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आया फिर आपने बोला नहीं ये या फिर ऐसी चीज़ें चेंज हो गई? या फिर स्टार्टिंग से ही आप डेडिकेटेड थी कि यही एक चीज़? नहीं, कॉलेज का तो नहीं था, मतलब आईएनआई सेट नहीं लग रहा था कि मतलब एम्स दिल्ली तक हो जाएगा, बट ओबीजी वाज़ अमंग माय लिस्ट। मतलब मैं इसमें से पीजी करूँगी। मेरे लिस्ट में अदर स्पेशलाइज़ेशन भी थी, जैसे मेडिसिन थी, पैथोलॉजी थी और ओबीजी थी। तो सब्सिक्वेंटली मुझे लगा ओबीजी वुड बी बेटर फॉर मी एंड आई ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, तो ओबीजी आपने बोला कि आपका फ़ेवरेट है अभी स्पेशलाइज़ेशन प्रेफ़रेंस के हिसाब में। तो जब आप अपना एमबीबीएस कर रहे थे तब भी आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा था या फिर विद टाइम इंटर्नशिप में या उसके बाद आपकी प्रेफ़रेंस चेंज हुई? It was one among my favorites, not the topmost favorite, but it was among the list पहले से ही। तो एक बार कॉलेज जॉइन करने के बाद आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या रहेंगे? मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद और अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए? तो मेरे मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि अभी पीजी रेजिडेंसी के बाद मैं प्रेफर करूँगी फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन इन गायनी ऑन्कोलॉजी। फॉर दैट वी होप फॉर द बेस्ट। और इसके बाद अभी कुछ ही टाइम में नीट पीजी एग्जामिनेशन भी होने वाला है, सिमिलर एग्जाम है। तो स्टार्टिंग में तो आपने सोचा होगा दोनों देने का, बट अभी जब आपने अच्छा रिजल्ट आ गया आपका इस एग्जाम में, तो क्या आप देने वाले हो एग्जाम या फिर नहीं? क्या सोचा है उसके बारे में? अभी मैं नहीं सोच रही हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो मैं तो अभी आपसे काफ़ी जूनियर हूँ, बट मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि पहले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने के बाद एक काफ़ी रिलीफ़ मिलता होगा कि अब दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा है और इंसान की प्रिपरेशन पहले ही ख़त्म हो गई, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा, है ना? काफ़ी रिलैक्स्ड होंगे आप इस चीज़ की वजह से। बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट ग्रेट। सेट्स यू फ्री एक्चुअली। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ प्रिपरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूँगा ताकि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में हेल्प मिले। डिटेल में अब हम आपकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप हमें बताइए
कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए कब पढ़ना एक्सटेंसिवली स्टार्ट किया था और किस टाइम से फिर वो कैसे चेंज हुआ? मतलब कब से आपने सोचा कि इस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता चला और फिर कब से आपने एक्टिवली प्रिपरेशन स्टार्ट की? मतलब इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे ये ऑप्ट करना था क्योंकि पीजी, नीट पीजी, आईनेसेट और बाकी एग्ज़ामिनेशन एक ही उनका सिलेबस सेम रहता है, उनका पैटर्न सेम रहता है, तो वो अलग नहीं वर्क करना पड़ता है। तो आप बेसिकली वही 19 सब्जेक्ट्स जो हमारे एमबीबीएस करिकुलम में रहते हैं, वो पढ़ते हो, बेसिक्स उनके क्लियर होते हैं, तो वो एग्ज़ामिनेशन वाला अप्रोच तो इंटर्नशिप में ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन पढ़ पहले से ही रहे थे। लाइक सेकेंड ईयर से अप्रोच था डायरेक्ट टुवर्ड्स कि पीजी करना है, थोड़े क्वेश्चन ओरिएंटेड हो जाए, बट असल में प्रिपरेशन थी इंटर्नशिप में। तो आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली आईएनआईसीटी के लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया था। बट जो ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ पीजी एग्जाम्स है, उनके लिए आप कह रहे हैं कि आपने इंटर्नशिप से एक्सटेंसिवली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बाकी एमबीबीएस के टाइम में जो एमबीबीएस के लिए इंसान पढ़ता है, उसी से काफ़ी चीज़ें रिलेट हो जाती हैं, तो आप वही पढ़ रहे थे। एक्सटेंसिवली कॉम्पिटिटिवली प्रिपेयर नहीं कर हाँ, बेसिकली मतलब मैं कंसिस्टेंट थी फ्रॉम सेकंड ईयर टू स्टडी, मतलब सेकंड ईयर से ही मैं हर दिन पढ़ती थी, अपने बेसिक सब्जेक्ट पढ़ती थी, हमेशा वर्क करती थी अपने बेसिक्स पे, क्लिनिक्स अटेंड करती थी, जो मेन लेक्चर्स होते थे, तो वो सारा हो जाता था उसमें। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमेशा हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए ताकि हम फिर आगे बहुत आगे जाएँ, क्योंकि जब बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो वैसे वाला अप्रोच था, ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि सेकंड ईयर में आप फिर जीटीज़ देंगे, आप क्यू बैंक सॉल्व करेंगे, वैसा कुछ नहीं था, बट मैं बहुत पहले से ही कंसिस्टेंटली स्टडी करती थी फ्रॉम माय सेकंड ईयर। आपने अपने एमबीबीएस के टाइम में एमबीबीएस पे ही फोकस किया। तो अब स्टडी मटेरियल को रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। तो जैसे फर्स्ट ईयर है उसका स्टडी मटेरियल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सीक्वेंस वाइज आप हमें बताइए कि क्या आपका सजेशन होगा कि ऐसे इन ईयर के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ईयर में जब जॉइन करते हैं एमबीबीएस तो बहुत स्ट्रेस होता है पहले ही। तो फर्स्ट ईयर में मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन पे ही फ़ोकस करने के लिए, क्योंकि तब इंसान को वो ड्रास्टिक चेंज होता है पढ़ाई के इसमें। तो आई विल सजेस्ट कि जो आपके कॉलेज का ट्रेंड हो उसी के साथ जाने के लिए, आपके जो बेसिक आप बुक्स पढ़ते हैं, इधर-उधर नहीं जाने का मतलब बस यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन पे फ़ोकस करना है और पास करना है आपको फर्स्ट ईयर। जैसा कि हम सबका अप्रोच होता है, मेरा पर्सनली वैसा ही अप्रोच था कि यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ामिनेशन आपको पास करने हैं, आराम से जाना है। फिर जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो सेकंड ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे हम नीट यूजी के लिए नीट यूजी की प्रिपरेशन के टाइम सबको बोलते हैं कि बायोलॉजी आपकी बेसिक फाउंडेशन रहेगी सिलेक्शन के लिए। तो पर्सनली आई बिलीव जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपकी फाउंडेशन रहती है किसी भी एग्जामिनेशन, फ्यूचर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। जिसमें आपके हमारे टाइम तो 4 सब्जेक्ट्स थे सेकंड ईयर में, लेकिन शायद अब 3 ही है। पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी बेस बनाते हैं मेडिसिन के लिए और किसी भी चीज़ आगे वाली फ्यूचर वाली चीज़ों को मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि इनको मतलब अच्छे से थॉरोली बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। और जो हमारे रिसोर्स की बात करते हैं तो जो टेक्स्ट बुक्स होती है, तो मुझे लगता है कि पर्सनली जो मुझे लगता है कि हमें टेक्स्ट बुक, चाहे हम अल्टरनेटिव कोई भी रिसोर्स रखें, लेकिन हमें हमेशा अपना मेन फोकस रखना चाहिए जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि अब हमारा बाकी ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, कंपटीशन में ज़्यादा आ रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लेना है, तो ये बहुत सही टाइम है लेने का, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है, टाइम बहुत होता है इस स्टेज पे और आपको वो टाइम मिलता है चीज़ें समझने के लिए, बेसिक्स पे वर्क करने के लिए। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अपने इस पे लेना है, तो लेकिन आई विल सजेस्ट कि टेक्स्ट बुक आपको साथ रखनी चाहिए। तो आपने हमें सजेस्ट किए टेक्स्ट बुक्स के बारे में। अब टेक्स्ट बुक्स के अलग-अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, फिर एक मीडियम लेवल टेक्स्ट बुक होती है और एग्ज़ाम पासिंग बुक्स भी होती है, रिव्यू बुक्स वगैरह। तो आपने अपने अगर चारों सालों का आप एक एवरेज रिव्यू दें, तो किस लेवल की टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ी थी पूरे टाइम? एवरेज, मतलब अब जो हमारा ट्रेंड था कॉलेज का, मैं हमेशा उसी ट्रेंड के साथ चली हूँ। मतलब हम बिल्कुल एवरेज बेसिक्स, और मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं वो हूँ, वो मतलब जो बिलीव करता है बेसिक्स पे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि स्टार्ट विद द बेसिक्स किसी भी चीज़ में। तो ये भी नहीं कि आप इंडिया मतलब बिल्कुल फिर वो लो लेवल की टेक्स्ट बुक्स पे जाए, लेकिन जो आपके कॉलेज का ट्रेंड एक सेट हुआ होता है, आपके सीनियर्स ने पढ़ा होता है, तो मुझे लगता है that's more appropriate compared to when you go on to a higher standard ones.
तो अब जब आपने ये वाला स्टडी मटेरियल यूज़ किया, तो ऐसा कभी आपको फ्यूचर में ऐसा तो नहीं लगा कि जैसे मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, इतना ज़रूरत नहीं था या कम पढ़ लिया, थोड़ा ऊपर का लेवल का पढ़ना चाहिए था या फिर वो चीज़ें मैटर नहीं करी आगे? मुझे लगता है कि जब हम अपने क्लिनिक्स अटेंड करते हैं तो जो वो डेफिशिएंसीज रह जाती है, चाहे आप कोई भी मतलब हमेशा आप जब आप क्लिनिक्स अपने अटेंड करोगे तो आपको हमेशा लैग ही रहेगा फ्रॉम योर बुक्स, क्योंकि वहाँ पे एक अलग अप्रोच होता है, पेशेंट डायरेक्टेड अप्रोच होता है। जो आप पढ़ते हो वो अप्लाई करने का आपको वहाँ पे चांस मिलता है, और जो आपको लैग रहा होता है अपने टेक्स्ट बुक्स में वो आप वहाँ पे कवर करते हो। तो अब आपने पोस्टिंग्स की बात करी थी, तो आपकी पूरे एमबीबीएस में जैसे थ्योरी क्लासेस भी थी, जो कॉलेज में होती है और उसके साथ-साथ क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी थी। क्या रोल रहा है इन दोनों चीज़ों का आपकी प्रिपरेशन में और अभी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में? क्लिनिकल पोस्टिंग्स आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर सपोज टू ट्रीट द पेशेंट्स। तो मुझे लगता है क्लिनिकल पोस्टिंग्स हम सबको अटेंड करनी चाहिए, और हमें स्टार्ट करनी चाहिए अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स फ्रॉम द सेकेंड ईयर ओनली। दो उतना आइडिया नहीं होता है, बट एक पैसिव लर्निंग हो जाती है। क्लिनिकल पोस्टिंग्स आप अटेंड करते हो, राउंड्स, आप पेशेंट्स की फाइल चेक करते हो, आप वहाँ पे बहुत सारे केसेस देखते हो, जो कि एक मेजॉरिटी चंक बनाता है आपके थ्योरी वाले सिलेबस को। मतलब जो आप वहाँ पे देखोगे हर दिन एक्यूमुलेट करते जाओगे, वही आपका सिलेबस रहता है, वो मोर और लेस वही रहता है। तो मुझे लगता है कि पोस्टिंग से बहुत हेल्प हुई, क्वेश्चंस भी बहुत डायरेक्ट हुए, जो हम राउंड्स पे सीखते हैं, जो प्रोफेसर्स हमारे पीजीज रेजिडेंट्स को बोलते हैं, हम पैसिवली सुनते हैं, तो उन चीज़ों से बहुत हेल्प हो जाती है। ये जो हम खुद हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, हर एक चीज़ अलग से पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सजेस्ट करूँगी और इस पे स्ट्रेस भी दूँगी कि हमें अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हमेशा अटेंड करनी चाहिए, फ्रॉम सेकंड ईयर अटेंड करनी चाहिए। लाइब्रेरी में बैठ के मुझे लगता है कि वो वाला ये नहीं होता है, मतलब वैसी पढ़ाई नहीं होती है जो आप वहाँ पे पैसिवली पढ़ पाओगे। वो आप कभी भी अपने रूम में, अपनी लाइब्रेरी में, अपनी बुक्स पे नहीं पढ़ सकते हो। और फिर रही क्लासेस की बात, मुझे लगता है कि जो मैंने मतलब उतना स्ट्रिक्टली अटेंड नहीं की अपनी क्लासेस, तो वो मुझे लगता है कि वो करनी चाहिए। मतलब पर्सनली जो मुझे इस स्टेज पे फ़ील होता है कि जो आपके प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनने बहुत सारे रिसोर्सेज़ कंसल्ट किए होते हैं, तो आपको एक अच्छा एज मिल जाता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर प्रॉपरली। मैं वैसे खुद भी सेकंड ईयर में ही हूँ, तो पोस्टिंग वाली चीज़ पे मुझे खुद भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ट्राई करूँगा आगे से इम्प्रूव करने की। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ आईएनआई-सीटी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूँगा। सबसे पहले आईएनआई-सीटी के स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन बुक्स थी या क्वेश्चन बैंक्स ऐसे या फिर कोई और टेक्स्ट बुक्स जो आपने सॉल्व की थी? नॉट डायरेक्टेड टू आईएनआईसीटी पर्टिकुलरली, बट मैंने पीवाईक्यूज़ आईएनआईसेट के किए थे, मतलब पीवाईक्यूज़ ओनली। ठीक है। और इसके अलावा पीजी रिलेटेड स्पेसिफिक स्पेसिफिक बुक्स जो क्वेश्चन बैंक्स पे फोकस करे या क्वेश्चन रिलेटेड? मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मैरो ही रहा था मेरा सेकंड ईयर से, तो मैंने उसके क्यूबिंग्स और उसके जो पीवाईक्यूज़ है वो कर लिए थे। तो उसमें ऑलमोस्ट सारा कवर हो ही जाता था। ठीक है, तो आपने अपने टेस्ट्स और क्यू बैंक्स और वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह वो सब मैरो से कवर किया है? हाँ, अ, एक्सटेंसिवली फ्रॉम मैरो। और इसके अलावा पीजी रिलेटेड स्पेसिफिक बुक्स जो क्वेश्चन बैंक्स पे फोकस करे या क्वेश्चन रिलेटेड? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मैरो ही रहा था मेरा सेकंड ईयर से, तो मैंने उसके क्यूबिंग्स और उसके जो पीवाईक्यूज़ है वो कर लिए थे। तो उसमें ऑलमोस्ट सारा कवर हो ही जाता था। ठीक है, तो आपने अपने टेस्ट्स और क्यू बैंक्स और वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह वो सब मैरो से कवर किया है। हाँ, अ, एक्सटेंसिवली फ्रॉम मैरो। तो मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपका क्या तरीका रहता था? किस तरीके से करते थे और शेड्यूल क्या था? ओवरऑल कैसे चेंज हुआ? मेरी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स वी कैन से, फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मेरी थ्योरी पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मैंने अपनी टेक्स्ट बुक्स, अपने नोट्स काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, और मैंने क्लिनिक्स अच्छे से अटेंड किए थे। लेकिन टिल द एंड ऑफ फाइनल ईयर मेरा क्वेश्चन डायरेक्टेड अप्रोच नहीं होता था। लेकिन जो इंटर्नशिप में हम आए तो मेरा मेन फोकस क्यू बैंक्स पे था, मेरा मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे था। तो लेकिन कॉन्सेप्ट्स ठीक थे, थ्योरी ठीक थी, तो बहुत हेल्प हुई उस चीज़ से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माय इंटर्नशिप आई वर्क्ड रियली हार्ड ऑन सॉल्विंग द क्यूबिंग्स, ऑन सॉल्विंग द जीटीज़ एंड अदर स्टफ। तो आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया, जहाँ तक मैंने सुना है इंटर्नशिप में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो इंटर्नशिप के साथ-साथ आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रही थी और कैसे आपने अपना दिन प्लान या सॉर्ट आउट किया था? इंटर्नशिप जीएमसी श्रीनगर की काफ़ी हेक्टिक होती है, स्पेशली जो मेजर पोस्टिंग्स हमारी होती है। तो मेरा पहले से अप्रोच था फ्रॉम डे 1 कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपनी स्टडी में।
5 टू 6 आवर्स हर एक शेड्यूल से निकाल के इन 24 आवर्स मैं अपनी बुक्स को दूँ, अपने मतलब क्यू बैंक्स या किसी भी जो मेरा प्लान होता था उस पीरियड में, वो मैं कर लूँ। तो एक कंसिस्टेंसी थी मेरी जो जिसने मेरी बहुत हेल्प की आगे बढ़ने में। तो मेरा अप्रोच रहता था एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में मैं एक टाइम लेती थी मतलब वेदर इट्स अ लॉन्ग सब्जेक्ट और अ शॉर्ट सब्जेक्ट मैं कुछ दिन रखती थी इसके लिए फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं मुझे फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो मैं रखती थी 2 हफ्ते इसके लिए और बीच में पता होती थी कि मेरी किस कौन सी पोस्टिंग चल रही है और मेरे कितने दिन नाइट शिफ्ट्स में जाएंगे तो उनको एक्सक्लूड करके मैं 2 हफ्ते रखती थी ये वाला सब्जेक्ट फिनिश करने के लिए और साथ में ही उस जो जो टॉपिक्स कवर हो जाते थे उनकी क्यूबिंग्स वहीं पे सॉल्व करती थी। क्यू बैंक से मुझे याद आया PYQs भी आपने बोला कि सॉल्व किया INI-CT रिलेटेड। तो एक तो INI-CT और बाकी PG एग्जाम्स में PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना एक्सटेंसिवली इस पे मेहनत करनी चाहिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? पीवाईक्यूज से हमारा मतलब होता है कि जो पीवाईक्यूज में टॉपिक्स होते हैं मतलब कोई पीवाईक्यू पर्टिकुलर टॉपिक से आया है इसका मतलब है वो टॉपिक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है तो आपको वो टॉपिक में जो भी इस पीवाईक्यू के बगैर भी चीजें होंगी वो आपको समझनी है वो आपको देखनी है पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं ट्वाइस और थ्राइस बट जो पीवाईक्यूज के टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा एक मतलब आपके लिए वो हॉट टॉपिक बन जाता है कि बार-बार उसी टॉपिक में से आएगा रादर देन अ पर्टिकुलर पीवाईक्यू। तो आई विल सजेस्ट यू जो पीवाईक्यू होते हैं उनके टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू पीवाईक्यू इटसेल्फ क्योंकि वो तो पता ही होता है एक क्वेश्चन है वो तो वैसे भी पैसिवली याद रह ही जाएगा आपको। ठीक है, तो तो उसका इस जो बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड टॉपिक आपको देखना चाहिए, उस पे वर्क करना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बार-बार सेम PYQs सॉल्व करने से बेहतर है कि PYQ सॉल्व करें और उसके अराउंड अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। बिल्कुल, जो पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन है वो थॉरोली स्टडी करके this is more important than solving the same PYQ multiple times. अब आपने अपना इंटर्नशिप का शेड्यूल कुछ टाइम पहले बताया, तो फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया होगा, तो एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ मतलब एग्ज़ाम से इमीडिएट 1 मंथ पहले आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया होगा, स्टडी शेड्यूल और फिर लास्ट 10 डेज़ में भी चेंज हुआ होगा। तो कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेंज किया और फिर फाइनल एग्ज़ाम डे तक उसको मॉडिफ़ाई करते गए? 1 मंथ पहले मैंने अपने जो थ्योरी नोट्स थे वो बिल्कुल बंद किए थे और मेरा मेन फोकस था तब पीवाईक्यूज और जीटीज जो जब जिनकी फ्रीक्वेंसी तब ज़्यादा होती है इन द लास्ट मंथ। तो मेरा वैसा ही अप्रोच था कि मैंने फिर से पीवाईक्यूज उस मंथ में रिवाइज़ किए थे, उनके टॉपिक्स को थॉरोली स्टडी किया था और जीटीज दिए थे अपने और जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे पीवाईक्यू अभी भी नहीं हो रहा है किसी टॉपिक से और वो टॉपिक पर्टिकुलरली मैं बस वो टॉपिक पढ़ती थी थ्योरी से। तो थ्योरी अदरवाइज़ मैंने की थी बंद, बस पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन डायरेक्टेड अप्रोच रहा था लास्ट के 1 मंथ में। तो आपने अपने प्रिपरेशन में कई सारी मिस्टेक्स भी की होंगी, जो अभी आपको पता होंगी कि उस टाइम पे गलत किया था। तो जो फ्यूचर में एस्पिरेंट्स अभी देने वाले एग्ज़ाम, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसी मिस्टेक से दूर रहना है या इसे डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है? ऐसा कुछ? एक बार फिर से रिपीट मैं आपको बोलूँगी कि मुझे लगता है कि हम फ़ोकस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों पे, जो कि लाइफ़ में कम ही यूज़ होती है। हम बेसिक्स यूजुअली स्किप करते हैं, पहले 2-3 पेज हमेशा हमने देखा होगा आपने किसी भी इसमें चैप्टर में, हमें लगता है कि हमें ये मतलब हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन रहेगी हमेशा टू वर्क मोर ऑन बेसिक्स क्योंकि बेसिक्स में हमेशा आपको हर जगह हेल्प हो जाएगी, बी इट आईएनआई सेट और नीट पीजी। बिल्कुल बेसिक्स पे वर्क करनी चाहिए रादर देन फोकसिंग हियर एंड देयर ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर और रैंक वगैरह क्या रहती थी? कैसे वो विद टाइम चेंज हुई? और लोज़ या हाइज़ पे आप कैसे रिएक्ट करते थे? अगली बार आपका क्या अप्रोच रहता था? और साथ में एग्ज़ाम के बाद अपनी मिस्टेक्स कैसे आप एनालाइज़ करते थे और एंश्योर करते थे कि अब वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो? पीवाईक्यूज़ या जीटीज़ में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुई थी मेरी। क्योंकि मैंने जीटी स्टार्ट ही दिया था मतलब देना स्टार्ट दिया था इंटर्नशिप की स्टार्टिंग में। मेरा अप्रोच ये होता था कि हर टेस्ट के बाद मैं रिव्यू करती थी, जो 200 क्वेश्चन्स का टेस्ट होता था, उसमें से मुझे किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से गलत हुआ है क्वेश्चन। तो वो पता लग जाती थी कि ये टॉपिक वीक रहा है, तो मैं ट्राई करती थी उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उसी के साथ पढ़ना, वहीं पे जो दी होती थी मैरो में। तो वो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पढ़ के जो गलत हुए थे क्वेश्चंस ऐसा मेरा अप्रोच रहता था। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट एनालिसिस से मुझे याद आया INI-CT में भी आपने कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे, तो जब आप पेपर दे के आए फिर उसके बाद आपको ऐसा रिग्रेट तो नहीं हुआ कि ये सिली मिस्टेक्स हो गई या फिर आपने अपने यूजुअल एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया या फिर ऐसा तो नहीं सोचा कि नहीं ऐसा किया होता तो AR1 आ सकता था, ऐसे नहीं या फिर आप कंटेंट थे अपने से AR से?
मतलब एग्ज़ाम दे के नहीं, जो ही सेक्शन 4 होते हैं आईएनएस सेट में, जो ही मैंने फर्स्ट सेक्शन तो ठीक से रहा था, जो ही मैंने सेकंड सेक्शन किया, कुछ बेसिक मिस्टेक्स रही थी, जो मुझे याद आई थी सेक्शन 3 पे जब हम थे, और हम वापस ऑब्वियसली नहीं उसको चेंज कर सकते थे। तो ऐसे ही कुछ जब मैंने एट द एंड एनालाइज़ किया, मेरे 3-4 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, जो बिल्कुल रिपीट थे पीवाईक्यूज़, मतलब दे वर अ रिपीट पीवाईक्यू, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो गलत थे। बट मैंने कुछ चीज़ें ऐसे एक्सक्लूड किए थे, कुछ ऑप्शंस जो मतलब बहुत सही था। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि नहीं, हर इंसान से ये बेसिक मिस्टेक्स होती है, एंड जो रैंक 1 उसी को आएगी जो ये बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करेगा। तो बेसिक मिस्टेक्स पे दुःख होने के बाद फिर जब आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सही किए होंगे तो वो न्यूट्रलाइज़ भी हो गया होगा। हाँ, मतलब मेरी गेसिंग कुछ बहुत सही रही थी आईएनएस सेट के पेपर में, क्योंकि अपने सीनियर से सुनते हैं कि आईएनएस सेट इज़ ऑल अबाउट गेसिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो वैसे मतलब कॉम्पेंसेट हुआ था, बट जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, खैर वो गलत नहीं होने चाहिए थे। तो एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी बातें हो गई। अब टॉपिक से हटकर एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं आपको रैंडम क्वेश्चंस पूछूँगा, तो आप उनका आंसर देंगे इन 1 सेंटेंस और लेस। तो सबसे पहले द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट। नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट आई वुड से मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी, ओके, एंड सब्जेक्ट यू डिसलाइक द मोस्ट। कम्युनिटी मेडिसिन एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो आपकी कॉलेज लाइफ़ का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? एक सिंगल एक्सपीरियंस। सिंगल एक्सपीरियंस लद्दाख टूर जो हमारा हुआ था फाइनल ईयर में। और इंटर्नशिप में कोई एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस? ठीक है। इंटर्नशिप में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो कभी पूरे जैसे स्ट्रेसफुल रहता है काफ़ी टाइम एमबीबीएस का भी, इंटर्नशिप का भी और उसके बाद भी, तो कभी आपको इस मोमेंट पे लगा कि मैं किस फील्ड में आ गई, ये क्या है, मुझे नहीं करना है, बीच में छोड़ने का मन किया हो, ऐसी चीज़ें? मैं हमेशा से बहुत मतलब फ़ोकस थी इस चीज़ पे, और सेकंड ईयर से कुछ ज़्यादा ही, मतलब आई लव दिस प्रोफ़ेशन। तो जो स्टूडेंट्स अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी उनमें से एक हूँ, उनको क्या आप एक सिंगल एडवाइस देना चाहेंगे कि बैलेंस कैसे करें अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई के साथ-साथ और बाकी चीज़ों को? और क्या एक एडवाइस है जो आपको लगता है कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उनके लिए इस पूरी जर्नी में? कंसिस्टेंसी, आई वुड से बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी, एंड नॉट कि मतलब आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने हैं, बट हर दिन आप बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करो और इंटरेस्ट के साथ करो। मुझे लगता है हमारी तरफ से सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप किसी तरीके से इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहें और कुछ बोलना चाहें इन कंक्लूजन, तो आप बता सकते हैं। मैंने बार-बार बोला आपको, वर्क ऑन योर बेसिक्स एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट, एंड प्लीज़ गो टू योर पोस्टिंग्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम श्योर आपकी एडवाइस और आपकी जो शेड्यूल है वो सुनने से काफ़ी सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Just happened?